प्रिय मित्रों, जैसा कि आप सबको पता है कि राज्य सेवा की परीक्षा होती है। जैसे अभी आप ही ने हाल ही में सुना होगा कि कुछ बच्चे जो हैं डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बन रहे हैं, जिसके विज्ञापन आप देख रहे हैं। तो आप सभी के मन में यह प्रश्न है कि यह किस प्रकार की परीक्षा होती है, कौन सी संस्था इस परीक्षा का आयोजन करती है और इस परीक्षा की पद्धति क्या होती है, आप सभी जानना चाहते होंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस परीक्षा का जो आयोजन होता है उसके लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग जो है, जिसको सीजीपीएससी के नाम से जाना जाता है, यह परीक्षाओं का आयोजन करती है। यह परीक्षा जो है इसमें सरकार ने यह निर्णय लिया है, मतलब जो आयोग है उसने यह निर्णय लिया है कि हम 3 स्तर पे परीक्षा का आयोजन करेंगे। जो पहला स्तर होता है वह होता है प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा होता है। प्रारंभिक परीक्षा में यदि आप उत्तीर्ण होते हैं तो आपको जो है मुख्य परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलता है। यदि आप मुख्य परीक्षा पारित होते हैं तो पास होते हैं तो आपका जो है साक्षात्कार होता है, और साक्षात्कार में सफलता के साथ ही आपको जो है एक रैंक दे दिया जाता है। और रैंक में क्या होता है बच्चों, उसमें फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक से अप टू जितने भी पोस्ट हैं, मतलब कैटेगरी वाइज वैसे रैंक दिए होते हैं। तो वैसे ही अगर आपका जो रैंक है टॉप में आता है तो आप डिप्टी कलेक्टर बनेंगे। फिर उसके बाद आपने जो भी वरीयता वहाँ पर दी है उसके आधार पे आपको पोस्ट प्रेफरेंस आपने जो भरा है उसके आधार पे आपको पोस्ट मिल जाता है। तो सबसे पहले बच्चों के मन में संशय होता है कि प्रारंभिक परीक्षा क्या है, यह मुख्य परीक्षा क्या है, साक्षात्कार क्या है और इसमें किस तरह के पद जो है होते हैं। तो एक एक करके मैं इस पर चर्चा करने जा रहा हूँ। विशेषकर उन बच्चों के लिए काफ़ी फायदेमंद है जो बच्चे बिल्कुल नए हैं और इस क्षेत्र में, प्रशासनिक सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देना चाहते हैं, सेलेक्ट होना चाहते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं। उनके लिए यह वीडियो जो है काफ़ी लाभकारी होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो सबसे पहले बच्चों, परीक्षा लेने वाली एजेंसी कौन है? छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग। वह 3 चरणों में परीक्षा लेती है। पहला चरण होता है प्रारंभिक परीक्षा का, दूसरा मुख्य परीक्षा का और तीसरा क्या है आपका? साक्षात्कार का। तो सबसे पहले है, आपको बता दूं कि प्रारंभिक परीक्षा क्या होती है, जिसको लोकप्रिय रूप से प्रीलिम्स कहा जाता है। ठीक, आपने सुना होगा प्री प्री, बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं, तो प्रीलिम्स का ही शॉर्ट फॉर्म है जिसमें प्री कहा जाता है। प्रारंभिक परीक्षा है। प्रारंभिक परीक्षा में बच्चों 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 2 जो होता है वह सी सेट का होता है, जो क्वालिफाई होता है, जिसमें आपको केवल क्या करना है? क्वालिफाई करना है। इसके अंग नहीं जुड़ते। इसमें क्वालिफाई करने के लिए यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो कुल 33% अंक आपको लाना होता है। यदि आप ओबीसी, एससी, एसटी इन वर्गों से हैं तो आपको जो है 23% अंक प्राप्त करने होते हैं। मतलब पेपर 2 क्वालिफाई पेपर होता है। और पेपर 1 जो होता है इसमें अंक मिलते हैं, उसके आधार पे रैंकिंग जो है तय होती है। प्रारंभिक परीक्षा में जितने भी पद होते हैं, पदों के जो है 15 गुना विद्यार्थियों को चयनित किया जाता है। शाब्दिक अर्थ है, यदि मान लीजिए पदों की संख्या कितनी है? 100 है, तो को मुख्य परीक्षा में कुल कितने बच्चे जाएंगे? 1500 बच्चे जाएंगे। ठीक, याद रहेगा पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। और पेपर 1 में जो है आपकी जो रैंक है उसके आधार पर डिसीजन होता है। वर्गवार जो है रैंक डिसाइड किया जाता है। मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रैंकिंग व्यवस्था की जाती है, फिर उसके बाद एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, ठीक, कैटेगरी वाइज जो है रैंकिंग जारी की जाती है। और जितने भी पद होते हैं उस कैटेगरी में, उसके 15 गुना विद्यार्थियों को जो है मुख्य परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलता है। तो प्रश्न यह है कि प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या पढ़ना होता है और इसका सिलेबस क्या होता है, यह आपके लिए आवश्यक है। तो चलिए जानते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में हमको क्या क्या पढ़ना है। चलिए, यह आपका हो गया पहला पेपर। पहला पेपर में कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? 100 होती है। 100 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है 2 अंक का होता है। अवधि 2 घंटे की होती है। इसमें कौन कौन से पोर्शन से पूछे जाते हैं? पहला लिखा हुआ है इतिहास। ठीक, इसका शाब्दिक अर्थ है आपको इतिहास पढ़ना है एवं इतिहास के साथ कला संस्कृति पढ़ना है। कला एवं संस्कृति। ठीक, कौन सी बुक अच्छी है? तो मेरे नॉलेज के हिसाब से दृष्टि की बुक काफ़ी अच्छी है। यदि आपको अगर आप बिगनर हैं तो आप तत्काल जो है दृष्टि पब्लिकेशन की बुक खरीद लीजिए और इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। इसके साथ यदि आपको बेसिक बनाना है और यदि आप यूपीएससी स्तर की तैयारी करना चाहते हैं, मेंस वगैरह लिखना चाहते हैं, तो एनसीईआरटी की बुक आती है, यदि आप उसका अध्ययन करें तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि उससे कॉन्सेप्ट बनता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है आपका भूगोल है। भूगोल एवं पर्यावरण। ठीक, हिस्ट्री हो गया, आर्ट एंड कल्चर,
उसके बाद जियोग्राफी हो गया। तीसरा महत्वपूर्ण विषय है आपका अर्थव्यवस्था। चौथा महत्वपूर्ण विषय है सामान्य विज्ञान। ठीक, एक और विषय है विज्ञान प्रौद्योगिकी, साइंस टेक जिसको बोला जाता है। ठीक, इतने सारे विषय आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो पहला विषय हो गया इतिहास, दूसरा विषय हो गया आपका भूगोल, तीसरा विषय हो गया आपका अर्थशास्त्र, चौथा विषय हो गया आपका सामान्य अध्ययन, और पांचवा जो विषय है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इतने सारे विषय जो है आपको पढ़ने होते हैं। ठीक, चलिए याद रहेगा कुल कितने विषय पढ़ने हैं आपको? इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मतलब कुल 6 विषय हो गए। इसके अतिरिक्त यहाँ से इस खंड से जो है लगभग 100 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। 100 अंक मतलब कुल कितने क्वेश्चन हो गए? 50 क्वेश्चन इस पोर्शन से। इसके अतिरिक्त इसमें करंट अफेयर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब जो सामान्य अध्ययन का पेपर है उसको 2 भागों में बांटा गया है। भाग 1 में कुल 6 विषय हैं, इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र, सामान्य विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ठीक, उसके बाद भाग 2 है जिसमें छत्तीसगढ़ से प्रश्न पूछे जाते हैं। यह भी 100 अंक का होता है, मतलब दोनों को एक ही साथ आपको देना है ना 2 घंटे में। इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं? 50 क्वेश्चन, मतलब कुल 100 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे में सॉल्व करना होता है। देखिए बच्चों, इसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने नीट की परीक्षा दी है या IIT JEE मेंस की जो परीक्षाएं हैं आपने उसमें पेपर दिया होगा। आपने देखा होगा कि आपके पास समय कम पड़ जाता है। देखिए इसमें समय की कोई बाध्यता नहीं होती, समय की बाध्यता नहीं होती। मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें जो प्रश्न होते हैं उसमें गणितीय जो है कैलकुलेशन नहीं होता, इसलिए 2 घंटे पर्याप्त समय है। तो जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि जो स्पीड में परीक्षाओं को क्रैक नहीं कर पाते, उन बच्चों के लिए यह महत्वपूर्ण अवसर होता है जो राज्य सेवा परीक्षा होती है, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम मिलता है। आपको ज़्यादा जो है कैलकुलेशन करना नहीं है। 2 घंटे का समय होता है, 200 मतलब अंक होते हैं, 100 प्रश्न होते हैं। आप आराम से जो है, यदि आपने पूरे सिलेबस को पढ़ा है तो आप पूरे प्रश्न पत्र को हल कर सकते हैं। ठीक, याद रहेगा ये सामान्य अध्ययन का जो पहला पेपर है जिसके नंबर के आधार पे आपकी मेरिट जो है डिसाइड होती है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। फिर इसका जो दूसरा पेपर होता है जो क्वालिफाई होता है, तो देखिए देखते हैं दूसरा पेपर क्या होता है। दूसरा पेपर देखिए, दूसरा पेपर होता है जिसको अपन लोकप्रिय रूप से जो है सी सेट कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये जो सी सेट है यह क्वालिफाई होता है। इसमें आपको केवल क्या करना है? क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने के बाद जो है, जैसे उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपको 33% अंक लेके आना है। और यदि आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे OBC हैं, गैर क्रीमिलियर हैं, ST है, SC हैं, उनके लिए कितना प्रतिशत है? 23% अंक है। इसमें क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं ध्यान से देखिएगा। इसमें हिंदी भाषा से प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका स्तर कक्षा 10वीं तक का होता है। इसमें छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें मानसिक योग्यता संबंधित पूछे जाते हैं। इसमें गणित से प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका स्तर 10वीं तक का होता है। जिसमें मूल संख्यात्मक कार्य, सामान्य गणितीय कौशल, आंकड़ों की व्याख्या, चार्ट, रेखांकन, तालिकाएं, ठीक, आंकड़ों की पर्याप्तता, जो 10वीं स्तर के होते हैं। मतलब कठिन क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। नेट या बड़े बड़े एग्जाम जो होते हैं JEE मेंस का होता है, ऐसे प्रश्न कठिन स्तर के प्रश्न नहीं होते हैं। आप ध्यान से समझिए कि इसमें जो है मेहनत की आवश्यकता होती है, इसमें कठिन प्रश्नों को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होती। स्तर क्या है आपका? कक्षा 10वीं तक का स्तर है। फिर उसके सामान्य मानसिक योग्यता से प्रश्न पूछे जाते हैं। निर्णय निर्माण एवं समस्या निवारण से प्रश्न पूछा जाता है। तार्किक तर्क एवं विश्लेषणात्मक क्षमता से पूछा जाता है। संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, इंग्लिश में देखें तो इंटरपर्सनल स्किल including communication skill, logical reasoning and analytical ability, decision making and problem solving, general mental ability, basic numeracy से प्रश्न पूछा जाता है। knowledge of हिंदी लैंग्वेज, क्लास 10th लेवल का पूछा था। knowledge of छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज, knowledge of हिंदी लैंग्वेज एंड छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज will be tested in हिंदी। मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि यदि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो भी आपको इंग्लिश में इसमें लिखा नहीं रहेगा। जो आपको पता भी होगा कि जो भाषा के पेपर होते हैं उस भाषा में ही जो है उसकी लिखावट होती है, मतलब देवनागरी लिपि में ही आपको मिलेगा। मतलब आपको हिंदी पढ़ने आना चाहिए। आपके विषय में भी होगा, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कोई मतलब, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है ऐसा, उनको कोई समस्या होती नहीं। हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ते रहते हैं लेकिन छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, समझते हैं, जानते हैं। तो ये हमारे लिए स्वर्णिम अवसर है। और छत्तीसगढ़ी भाषा के होने से फ़ायदा ये है कि जो अन्य राज्यों से जो बच्चे आते हैं वो सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमारी अपनी खुद की बोली है और लोग उसको समझ नहीं पाते। हम बचपन से सुनते रहते हैं, समझते हैं, तो हमको बोनस अंक इसमें मिलता है। इसलिए अन्य राज्य के परीक्षार्थी
विशेषकर राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सफल नहीं होते। अच्छी बात है, राज्य लोक सेवा आयोग ने हमको प्रोत्साहित करने के लिए, हमारे राज्य के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए अच्छा इनिशिएटिव लिया है। याद रहेगा। तो कुल मिला के 2 पेपर हैं, 2 पेपर में आपको अंक लेके आने हैं। पहला पेपर में आपको छत्तीसगढ़, ठीक, और 6 विषय जो मैंने आपको बताया है, और जो दूसरा पेपर होता है क्वालिफाई होता है, जिसमें आपको निर्धारित अंक प्राप्त करना है। ठीक, अब 15 गुना होता है, मतलब इसमें होता क्या है कि प्रतिस्पर्धा काफ़ी होती है। इसलिए अगर यदि आप ऐसा सोचते हैं कि मैं 2 महीने में आऊँगा, प्रारंभिक परीक्षा में पास कर जाऊँगा, तो आपको ये मान के चलिए कि आपको भ्रम है। राज्य लोक सेवा की परीक्षा जो है कठिन नहीं है, लेकिन प्रतिस्पर्धा ज़्यादा है। मेरी बातों को आप समझिए, कठिन नहीं है, प्रतिस्पर्धा ज़्यादा है। बहुत सारे लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं और लंबे समय तक इसकी तैयारी करते हैं। तो आपको भी इसकी तैयारी कब से करनी चाहिए, एक प्रश्न ये उठता है। तो मैं अगला जो आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको तैयारी कब से करनी चाहिए। ठीक, अगला हमारा जो टॉपिक है, इसकी तैयारी कब से करें। ठीक, हम कब से तैयारी करें जिससे हमको क्या मिल जाए, सफलता मिल जाए। इस पे मैं आपको जो है चर्चा करने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए तैयारी आपको कब से करनी चाहिए। तैयारी कब से, देखो तैयारी के 2 स्तर हैं। एक तो 12वीं पास, ठीक, एक है स्नातक और एक है परास्नातक। ठीक, मतलब 12वीं पास होने के बाद हम इसकी तैयारी करें, ग्रेजुएशन के बाद हम इसकी तैयारी करें, या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद इसकी हम तैयारी करें। ठीक, अब समय ये है कि आप 12वीं पास हो गए, 12वीं से पहले तो तैयारी करना मतलब लॉजिकल में उसको मतलब सही नहीं मानता। ठीक है, 12वीं तक तो आप 12वीं तक की परीक्षाओं की तैयारी करें। आपका जो जीवन होता है प्रतिस्पर्धा में शामिल होने का नहीं होता है। तो आप 12वीं तक आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। 12वीं के बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको, अब प्रश्न है मेन है कि तैयारी कब से करना है। तो मेन जो डिसीजन होता है वो आपके निर्णय का है, मतलब निर्णय आप कब ले रहे हैं। जैसे आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनका ये कहना होता है कि हमको डिप्टी कलेक्टर बनना है या हमको डीएसपी बनना है। बचपन से उनको राज्य सेवा की परीक्षा की तैयारी करनी होती है और उच्च पदों में जाना होता है। तो उन बच्चों के लिए जो है तैयारी 12वीं पास से करनी चाहिए। जो बच्चे ऐसे हैं जो अभी कन्फर्म नहीं है, तो उनको स्नातक कर लेना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जैसे मेरे बचपन से शौक था कि मुझे क्या बनना है, इंजीनियर बनना है, तो मैंने इंजीनियरिंग कर ली। किसी को एमबीबीएस बनना है तो उसने डॉक्टरी की पढ़ाई कर ली। डेंटलिस्ट बनना है, किसी को बीएचएमएस करना है, किसी को फार्मेसी करना है, ठीक है जी, किसी को बीएससी करना है। ठीक है, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, करना चाहिए भी, क्योंकि जैसे आप स्नातक की महत्वपूर्ण डिग्री ले लेते हैं तो आपके पास अवसर बढ़ जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अवसर में वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो बहुत सारे ऐसे पद होंगे जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से संबंधित होंगे, उसमें आप शामिल हो सकते हैं। मतलब रोजगार के अवसर आपके पास होंगे। किसके सापेक्ष? 12वीं पास के सापेक्ष रोजगार के अवसर अधिक हैं जिसने स्नातक कर लिया है। यदि उसने बीएससी कर लिया है तो भी उसके पास अवसर अधिक है। ठीक, यदि उसने इंजीनियरिंग कर लिया है तो भी अवसर अधिक है। उसने मेडिकल से संबंधित स्ट्रीम में कुछ अच्छा कर लिया है तो भी उसके पास अवसर अधिक है। तो प्रश्न है कि यदि आपको अवसर बढ़ाने हैं तो बिल्कुल आप स्नातक कीजिए, बिल्कुल कीजिए, अवसर बढ़ते हैं, सीधी सी बात है, इसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि मुझे जो है अधिक से अधिक अवसर लेने हैं तो बिल्कुल आप स्नातक कीजिए। ठीक, परास्नातक भी आप करने के बाद आ सकते हैं, लेकिन वो परास्नातक की स्थिति में व्यक्ति परास्नातक तभी करता है जब उसको लगता है कि उस फील्ड में मेरे को जाना है। जैसे किसी ने बीएससी किया तो एमएससी अगर उसने केमिस्ट्री से किया तो उसका निर्णय होता है कि मैं भविष्य में लेक्चरर बनूंगा या प्रोफेसर बनूंगा। तो उस पर ज़्यादा तो मैं डिस्कशन नहीं करना चाहता। मेरा मेन जो मोटो है कि आप कब से आपको तैयारी करनी है, तो आप देख लीजिए कि आपको स्नातक करना है या आपको सीधे राज्य सेवा परीक्षा की तैयारी करनी है। क्योंकि स्नातक आप स्पेशल स्ट्रीम में कर लेंगे तो आपके पास रोजगार के अधिक अवसर होंगे, और दोनों में आप डिप्टी कलेक्टर बन सकते हैं ना। ये वाले भी डीसी बनते हैं और ये वाले भी डीसी बनते हैं। चलिए, अब ये आपके परिवार का निर्णय है कि आपको स्नातक करना है या नहीं करना है। पहली कड़ी समाप्त हो गई। दूसरी कड़ी यह है कि आपको कन्फर्म है कि मुझे राज्य सेवा परीक्षा की ही तैयारी करनी है, तो आप 12वीं पास होने के बाद जो है तत्काल
स्टेट पीएससी की तैयारी करने में लग जाइए और आप चुपचाप जो है कहीं भी बीए कर लीजिए। ठीक है, बिलासपुर में, रायपुर में, रायगढ़ में आप कहीं पर भी जो है बीए कर लीजिए। ठीक है, बीए करने के साथ साथ आप तत्काल, जैसे ही आपके 12वीं का रिजल्ट आ गया है आज की डेट में, ठीक, तो आप तत्काल जो है किसी भी संस्था से जुड़ जाइए। देखिए, संस्था से जुड़ने का मतलब ये होता है कि कोई भी जो संस्था होती है एक अच्छी मार्गदर्शक होती है। ठीक है, यह आज की डेट में बिजनेस हो चुका है, लोग बहुत ज़्यादा जो है कोचिंग सेंटर के माध्यम से पैसा कमा रहे हैं, उससे हमको लेना देना नहीं है भाई। उसके पास योग्यता है तो वह परीक्षाओं की तैयारी करा रहा है, तो हमको परीक्षाओं की तैयारी करनी है तो हमको उसके शरण में जाना चाहिए। मतलब इस प्रकार का जो मन में विचार नहीं होना चाहिए कि मेरे को किसी कोचिंग संस्था में नहीं जुड़ना चाहिए। बिल्कुल आप किसी कोचिंग संस्था में जुड़िए, पहले देख लीजिए कि कौन अच्छा मतलब आपको पढ़ा सकता है, आसपास में आप पता कर लीजिए। ठीक है, तो 12वीं जिनको कन्फर्म है कि राज्य सेवा परीक्षा की ही तैयारी करनी है, तो 12वीं के रिजल्ट आने के तत्काल बाद आप तैयारी कर लीजिए और आप निर्णय कर लीजिए कि मुझे क्या करना है, बीए करना है। और कोई भी कोचिंग संस्था आप ज्वाइन कर ही लीजिए, क्योंकि होता क्या है कि आप कॉलेज पढ़ते रहते हैं, बीए क्लास जाते रहते हैं, आते रहते हैं, लेकिन आप समय का यूटिलाइजेशन जो होना चाहिए उस स्तर का यूटिलाइजेशन नहीं होता, क्योंकि आपके पास मार्गदर्शक नहीं है। और किसी संस्था से आप जुड़ जाएंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएगा, आप घर में आके उसको पढ़ते रहिए। सेल्फ स्टडी ही आपको करना है, केवल वहाँ पर मार्गदर्शन लेना है। वह आपको सफलता की ओर केवल राह दिखाएगा। सफलता अगर आपको प्राप्त करना है तो स्वयं से ही मेहनत करना पड़ेगा, आपके मेहनत के दम पर ही आप सफल होंगे। तो जिनको कन्फर्म है कि मेरे को राज्य प्रशासनिक सेवा में जाना है, तो 12वीं पास करने के तत्काल बाद जो है आप किसी संस्था से जुड़ जाइए और तत्काल बीए में एडमिशन ले लीजिए और 3 साल तक लगातार पढ़ते रहिए। लगातार जो है आप डेली 6 घंटे की पढ़ाई करते रहिए और जैसे ही आपकी आयु 21 साल की होगी आप परीक्षा के योग्य हो जाएंगे। 21 साल में ही आपकी परीक्षा जो है आप पास करने की स्थिति में होंगे। 22 साल में आप मेंस देंगे, लगभग जो है 23 साल तक आप डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगे, यदि आप में यह क्षमता है तो तैयारी कब करें उसका निर्णय आपको यह करना है कि आप अपने को किस स्थिति में पाते हैं। यदि आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि आपको जो है कन्फर्म राज्य प्रशासनिक सेवा में जाना है, तो 12वीं के बाद आप बीए कीजिए और किसी मार्गदर्शक से जुड़ जाइए और निरंतर पढ़ते रहिए। 3 साल बाद जब आप 21 साल के हो जाएंगे, परीक्षा दीजिए, 23 साल तक आप डिप्टी कलेक्टर बन के यहाँ से निकल जाइए और समाज की सेवा में लग जाइए। दूसरी स्थिति यह है कि जो लोग स्नातक करते हैं, तो देखो बच्चों, स्नातक में क्या होता है कि प्रायः ऐसा मतलब ट्रेंड चलता है कि आप जब परीक्षाएं होती हैं, जैसे सेमेस्टर सिस्टम है, तो परीक्षाओं के अंत के 2 माह में आप पढ़ाई करते हैं, या साल में एक बार होता है तो अंत के 3 माह में आप पढ़ाई करते हैं। प्रायः जो है जुलाई, अगस्त, सितंबर तक आप पढ़ाई नहीं करते। तो ऐसे में आप क्या कीजिए कि किसी भी संस्था से जुड़ जाइए और डेली 2 घंटे पढ़ाई करते रहिए। ठीक, देखो दोनों में अंतर होगा ना। यहाँ पर बच्चा 6 घंटे पढ़ रहा है और यहाँ पर 2 घंटे आप पढ़ते रहिए। ठीक, ताकि आपको बेसिक नॉलेज होते रहे। और जब परीक्षाओं के अंत के बाद आप घर चले जाते हैं और अपने समय को बर्बाद करते हैं, इससे फायदा ये होगा कि आप जैसे आपकी परीक्षा खत्म होगी फिर से आप पीएससी की तैयारी में जुड़ जाइए। क्योंकि एक बच्चा है जो प्रतिस्पर्धा में शामिल होने जा रहा है, जिसने बीए किया हुआ है और पढ़ाई कर रहा है, और आप एक महत्वपूर्ण विषय की पढ़ाई कर रहे हैं, आपके पास समय कम है और आप 2 घंटे ही आप समय दे पा रहे हैं। तो आप तैयारी कब से आपको भी शुरू करना है। यदि आपको राज्य प्रशासनिक सेवा में जाना है तो आपको भी अभी से तैयारी करनी, क्या करनी, शुरू करनी है। बस बीए वाले को 6 घंटे पढ़ना है, और आप जो पढ़ने वाले, जो बीएससी करते हैं या जिन्होंने इंजीनियरिंग की है या मेडिकल फील्ड में कोई काम करना चाहते हैं, वो लोग डेली 2 घंटे पढ़िए या किसी संस्था से जुड़ जाइए। कम से कम 1 घंटे की क्लास आप करते रहिए। तो आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया कि तैयारी कब से शुरू करना चाहिए। कुल मिलाकर तैयारी आपको 12वीं से शुरू करनी है। बस आपको निर्णय लेना है कि बीए करना है या बीएससी करना है या कोई टेक्निकल फील्ड में काम करना है। टेक्निकल फील्ड में काम करेंगे तो वहाँ पर परीक्षा पास करने के लिए आपको वहाँ अधिक समय देना पड़ेगा, यहाँ पर आपको कम समय मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं है, बस समस्या है कि कोई ये जो बीए जिसने किया है, हो सकता है उसका सिलेक्शन 23 साल में हो जाए और आपका सिलेक्शन जो है 22 साल तक, तो आप ग्रेजुएशन करेंगे तो आपका सिलेक्शन 25 साल तक होगा। बस इतना ही अंतर है। हाँ, लेकिन इसके पास अनुभव की कमी होगी। जिसने बीए किया है और जिसने किसी स्ट्रीम में स्नातक किया है, उसके पास अनुभव क्या होगा, अधिक होगा। अनुभव मतलब किसी अन्य परीक्षा की तैयारी करने का अवसर उसके पास ज़्यादा होंगे। तो तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए, उसका एक ही उत्तर है कि 12वीं का रिजल्ट आया, आप तैयारी क्या कर दीजिए, शुरू कर दीजिए।
या बीए करना है या कोई स्पेशल फील्ड में आपको करना है, और आपको निर्णय लेना है। मैं उस पर कोई कमेंट करना नहीं चाहता। बस अंतर यह है कि इसके पास अवसर कम होंगे और उस स्ट्रीम में जो करेगा उसके पास अधिक अवसर होंगे, मतलब सिक्योरिटी थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन इसमें यदि आप स्ट्रीम में जाएंगे तो आपकी सिलेक्शन जो है जल्दी होने की संभावना है, या आपको पढ़ने का ज़्यादा समय मिलेगा, क्योंकि बीए में जो सब्जेक्ट होते हैं इसमें भी आपको, बीए में आपने सुना होगा, भूगोल पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, राजनीति शास्त्र पढ़ते हैं, ये सब सभी विषय किसमें उपयोग होते हैं? राज्य सेवा की परीक्षा में। इसलिए बीए करने वाले को दो तरफा फायदा हो जाता है। एक तो वह पीएससी की तैयारी भी करते रहता है और उन्हीं परीक्षाओं की तैयारी में उसको बीए में भी अच्छे अंक मिल जाते हैं। लेकिन इसके पास समस्या हुई है कि भविष्य में इसके पास रोजगार के अवसर क्या होंगे? कम होंगे। ठीक, एक तैयारी कब से करें? 12वीं पास होने के बाद करें। चलिए, अब अगला हमारा जो टॉपिक है मुख्य परीक्षा की तैयारी। ठीक, किसकी तैयारी? मुख्य परीक्षा की तैयारी। ठीक, प्रारंभिक परीक्षा आपने पास कर लिया है, अब आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी है। तो मुख्य परीक्षा में कुल 7 पेपर होते हैं और सभी पेपर जो है लिखित होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा ऑब्जेक्टिव पैटर्न को होता है और जो मुख्य परीक्षा है लिखित पैटर्न में होता है। इसलिए आप अपनी राइटिंग को और लेखन शुद्धता पे अभी से ध्यान दीजिए और अच्छे लेखन का अभ्यास आप सतत करते रहिए। इसमें जो पहला पेपर होता है, पहला पेपर में आपको जो है हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी बोली, इसमें से प्रश्न आते हैं। कुल 200 अंक के प्रश्न होते हैं। पहला पेपर आपका लैंग्वेज का पेपर कहा जाता है लोकप्रिय रूप से, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी भाषा से प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा पेपर जो होता है निबंध का होता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे होते हैं उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य स्तर के जो मुद्दे होते हैं उनसे प्रश्न पूछा जाता है। तो दूसरा पेपर जो होता है निबंध का, और सभी प्रश्न में आपको 3 घंटे का समय मिलेगा और अंक कितना होगा? 200 का होगा। फिर उसके बाद अगला जो पेपर होता है जिसको अपन सामान्य अध्ययन का पेपर 1 कहते हैं, जिसमें आपको भारत के इतिहास पूछा जाता है, संविधान एवं लोक प्रशासन पूछा जाता है और आपका छत्तीसगढ़ के इतिहास पूछा जाता है। उसके बाद अगला जो है सामान्य अध्ययन का 2 पेपर होता है, दूसरा पेपर होता है, वह भी अंक 200 है, अवधि 3 घंटे, जिसमें सामान्य विज्ञान पूछा जाता है और आपको जो है गणित पूछा जाता है। ठीक, और आपसे जो है अप्लाइड एवं व्यवहारिक विज्ञान मतलब साइंस टेक्स्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये हो गया सामान्य अध्ययन का दूसरा पेपर। फिर उसके बाद सामान्य अध्ययन का तीसरा पेपर होता है जिसमें आपको अर्थशास्त्र पूछा जाता है। ठीक, छत्तीसगढ़ का अर्थशास्त्र पूछा जाता है, भारत का भूगोल पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ का भूगोल पूछा जाता है। उसके बाद जो है सामान्य अध्ययन का चौथा पेपर होता है जिसमें दर्शन शास्त्र पूछा जाता है, समाजशास्त्र पूछा जाता है और छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य से प्रश्न पूछा जाता है। उसका सामान्य अध्ययन का 5वां पेपर होता है जिसमें कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम एवं कानून से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर की जो खेल हैं, घटनाएं हैं, संगठन, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाओं एवं मानव विकास में उनका योगदान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल मिला के यदि आपको देखें तो हमारे पास कुल पेपर कितने हैं? 7 पेपर 1। ठीक, ये आपका होगा किसका? लैंग्वेज का। जो पेपर 2 है आपका एसे का होता है। ठीक, पेपर 1 हो गया, पेपर 2। उसके बाद जो आपका पेपर 3 होगा, ठीक, जिसको जनरल स्टडी का पेपर 1 कहा जाता है, जिसमें अपन इतिहास, संविधान, लोक प्रशासन और छत्तीसगढ़ के इतिहास प्रश्न पूछा जाता है। फिर उसके बाद जीएस का सेकंड पेपर होता है, सामान्य अध्ययन का 3rd पेपर होता है, सामान्य अध्ययन का 4था पेपर होता है और सामान्य अध्ययन का 5वां पेपर होता है। कुल 7 पेपर होते हैं। सातों के सातों पेपर मतलब लिखित होते हैं। प्रत्येक में 200 अंक होता है। कुल मिला के 1400 अंक होते हैं और 1400 अंक में जो है जितने आपको अंक मिलते हैं उसके आधार पर मेरिट डिसाइड होता है। तो जितना भी पद होता है उस पद का 5 गुना जो है साक्षात्कार के लिए चुना जाता है। फिर अगली कड़ी का जो है वह याद रखिएगा, जो फाइनल रिजल्ट होता है उसमें प्रीलिम्स का अंक नहीं जोड़ा जाता। प्रीलिम्स केवल क्या करना है, आपको मेरिट में लेके आना है और क्वालिफाई होना है। जो मेरिट फाइनल डिसाइड होगा, जिसके आधार पे आपको पद अलॉट किया जाएगा, उसमें केवल मेंस परीक्षा के अंक ही जोड़े जाते हैं। ठीक, वह कुल 1400 अंक का होता है। 1400 में जितना भी आपको अंक मिले उसके आधार पर मेरिट डिसाइड होता है। फिर उसके बाद जो है अगला जो है इंटरव्यू होता है, मतलब तीसरा जो चरण है इंटरव्यू का है। इंटरव्यू में कुल 150 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, कुल मिला के 1550, और 1550 में जो अंक होता है उसके आधार पे मेरिट जो है डिसाइड होता है। याद रहेगा, जितने पद हैं उसके आधार पे जो है आपको रैंक मिल जाएगा। ठीक, कुछ लोग बोलते हैं कि किस प्रकार के जो है पद इसमें होते हैं, तो उसको मैं आपको बता दूं। इसमें आप देख लीजिए कि कैसे कैसे पद इसमें होते हैं। ठीक, एक विज्ञापन है आपका। ठीक, उस विज्ञापन में आपको मैं बता दूं कि कौन कौन से, देखिए ये आपका है। ठीक,
ठीक, प्रत्येक जो पेपर है 300 अंक का होता है, 200 का पेपर है ये है। ठीक, इसकी मैं पीडीएफ भी आपको दे दूंगा। ये देखिए वीडियो बिल्कुल उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल नए हैं ना, जो पुराने बच्चे जिनको सब पता होता है तो उनके लिए सब वीडियो है नहीं। विशेषकर हम भी जब तैयारी करने आए थे तो हमको कोई मतलब गाइड करने वाला नहीं था कि पेपर क्या होता है, सामान्य जानकारी नहीं थी। इस उद्देश्य से ही मैंने इसको बनाया है। ठीक, देखिए इसमें कौन कौन से पद होते हैं। पहली, राज्य सिविल सेवा का जो पद होता है, जिसको आप लोकप्रिय रूप से डिप्टी कलेक्टर कहते हैं। याद रखिएगा, प्रमोशन से आईएएस भी बनते हैं। 25% जो आरक्षण की व्यवस्था है, आईएएस बनते हैं, कलेक्टर भी आप बन सकते हैं। फिर उसके बाद डीएसपी, जिसको आप लोकप्रिय रूप से बोलते हैं, ये आपका अकाउंट ऑफिसर होता है। वाणिज्य कर अधिकारी होता है, आजकल इसको राज्य कर सहायक आयुक्त कह दिया गया है। ठीक, जिला आबकारी अधिकारी होता है, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग, श्रम अधिकारी, जिला पंजीयक, रोजगार अधिकारी, क्षेत्र संयोजक, खंड विकास अधिकारी, सहायक संचालक, ठीक, परियोजना अधिकारी, अधीनस्थ सेवा अधिकारी, नायब तहसीलदार, ये सभी पदों की परीक्षाएं इसमें होती हैं। अब ये मत कहना कि सर इसके लिए अलग अलग परीक्षा, नहीं, इसके लिए एक ही परीक्षा होगी। रैंकिंग के आधार पे जो है आपको पद मिलेगा। यदि आप टॉपर्स हैं तो आपको जो है डीसी का पद मिलेगा। यदि आपको थोड़ा सा कम कम अंक मिलता है तो इसमें आपको वरीयता देना होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डीएसपी बनना नहीं चाहते, तो द्वितीय श्रेणी का कोई महत्वपूर्ण पद उनको मिल जाता है। ठीक, देखिए सामान्य प्रशासन का पद डिप्टी कलेक्टर होता है। उस पद की मतलब अपनी एक गरिमा होती है। बाकी डीएसपी की भी अपनी एक गरिमा है, द्वितीय श्रेणी के पदों की भी अपनी एक गरिमा है। ठीक, और सभी पद महत्वपूर्ण है। आप किसी पद में चयनित होते हैं तो आपके लिए एक अच्छा अवसर है कि आप समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। हाँ, मैं आपको एक और मतलब जानकारी देना चाहता हूँ कि अखिल भारतीय अघरिया समाज द्वारा जो है, जो अत्यंत गरीब बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क कोचिंग क्लास की व्यवस्था की गई है। ध्यान रखिएगा, जो अत्यंत गरीब हैं उनके लिए ही निःशुल्क है, और जो थोड़ा बहुत समर्थ हैं उनसे हम सहायता राशि के रूप में जो है 500 रुपये लेते हैं। क्योंकि जो ये निःशुल्क कोचिंग संस्था चल रही है बिलासपुर सिटी में गांधी चौक के पास चल रही है, वहाँ पर कमरे किराए और बिजली वगैरह का कुछ खर्चा होता है। जो टीचर वगैरह आते हैं उनको भी थोड़ा बहुत पेमेंट करना होता है, इसलिए मासिक रूप से 500 रुपये सहायता राशि के रूप में लेते हैं। लेकिन यह सभी के लिए अनिवार्य नहीं है। यदि कोई बच्चा जो है अत्यंत गरीब है और उसकी स्थिति ऐसी है कि मासिक शुल्क अदा करने में, मतलब मासिक शुल्क ना करके मासिक सहायता राशि मतलब देने में असमर्थ है, तो बिल्कुल उनके लिए निःशुल्क है। इसमें कोई प्रश्न चिन्ह है नहीं, गरीब बच्चों के लिए पूर्णतः निःशुल्क है। और यदि आप विशेषकर 12वीं पास कर गए हैं और भविष्य में आप राज्य प्रशासनिक सेवा के पदों में जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल हमसे जुड़िए और पढ़ाई कीजिए और अपने लक्ष्यों को एक नया अवसर दीजिए। धन्यवाद।